में जो फोर्स लगता है उसी को कहते हैं थ्रस्ट फोर्स। ये आया कैसे? तो न्यूटन्स लॉ के हिसाब से फोर्स होता है मोमेंटम का डिफरेंशिएशन। मोमेंटम बोले तो मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ दो टर्म है, तो u इंटू वी लगाएंगे। तो जब मास कांस्टेंट हो तो m इंटू डी वी बाई डी टी हो जाएगा, और जो वेलोसिटी कांस्टेंट लेंगे तो ये जाएगा dm बाई dt। तो फोर्स की वैल्यू ये वाला टर्म तो तब है जो नॉर्मल कंडीशन में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, और ये वाला जो टर्म है यही है थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट तो जब दो कंडीशन हुए फोर्स के, जब मास कांस्टेंट हो और वेलोसिटी बदले, तो उस वक्त हम लोग फोर्स इक्वल टू m इंटू डी वी बाई डी टी यूज करेंगे, और डी वी बाई डी टी को एक्सेलरेशन कहते थे, m इंटू ए यूज करते। ये हुआ एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन में जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो और ऑब्जेक्ट का मास बदले, वेरी करे, बदलते रहे, जैसे कोई रॉकेट कुछ गैस छोड़ दिया तो इसका मतलब उतना गैस तो वहां कम हुआ होगा ना, तो इसका मतलब रॉकेट का मास रेगुलरली क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो जब मास चेंज हो रहा हो तो उस केस में फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है m इंटू डी वी बाई v इंटू डी एम बाई डी टी। यहाँ पर ध्यान रखना है कि थ्रस्ट फोर्स का जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी मतलब कौन सी वेलोसिटी? जो जिस मास को हमने छोड़े है उस मास की वेलोसिटी। रॉकेट की वेलोसिटी तो ऊपर ही है, थ्रस्ट फोर्स भी ऊपर ही लग रहा है। तो जो गैस हमने छोड़े, जो चीजें निकल गया, उसकी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा थ्रस्ट फोर्स का वेलोसिटी, थ्रस्ट फोर्स का डायरेक्शन। कब लगाना है थ्रस्ट फोर्स ये पता करने के लिए आप ये समझो कि जहां पर भी मास की यूनिट केजी पर सेकेंड में दी रहे या फिर ग्राम पर सेकेंड में दी रहे, तो दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि यहाँ थ्रस्ट लगाना है। मतलब बाकी सब बातें भूल के सीधा सीधा थ्रस्ट लगा दो फोर्स की जगह पे। जहां पर भी यूनिट आपको मास का क्या दिख जाए, केजी पर सेकेंड या फिर ग्राम पर सेकेंड, उस जगह में हमको थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला यूज करना है। थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला होता है v इंटू डी एम बाई डी टी। वेलोसिटी इंटू डी एम बाई डी टी, हमको कुल मिलाकर के थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू लगानी है। जैसे एग्जांपल के रूप में एक रॉकेट है जो छोड़ रहा है 100 kg पर सेकेंड की रफ्तार से। कौन से वेलोसिटी से? तो 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो बदले में जो इस पे फोर्स लगा वही है कौन सा फोर्स? थ्रस्ट फोर्स। उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ पर केजी पर सेकेंड दिखा तो थ्रस्ट फोर्स लगा देंगे v इंटू डी एम बाई डी टी। तो वेलोसिटी की वैल्यू लिख लेंगे 200 और डी एम बाई डी टी की वैल्यू 100। तो ये 2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन इतना हो गया। दूसरा सवाल, मान लो एक पंप सेट है जिससे कि वाटर रिलीज हो रहे, पानी के निकलने का रफ्तार मान लो 10 मीटर पर सेकेंड का है, और यहाँ जो वाटर निकल रहा है वो समझिए 5 kg पर सेकेंड निकल रहा है। तो बदले में अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वही है थ्रस्ट फोर्स, और उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? 5 इंटू 10, 50 न्यूटन। इसी तरीके से मान लीजिए एक और एग्जांपल, ऐसा कोई गन है जिसमें से बुलेट बाहर आ रहा है। तो बुलेट जो है बाहर आ रहा है तो पर सेकेंड मान लीजिए यह 1000 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा है, और बुलेट का जो मास है, एक बुलेट हर सेकेंड में निकल रहा है, हर बुलेट का मास मान लो 10 ग्राम है। तो 10 ग्राम पर सेकेंड जो है यहाँ से मास रिलीज हो रहा है। तो बदले में जो फोर्स लगेगा गन के ऊपर, वो वाला फोर्स कौन सा फोर्स है? थ्रस्ट फोर्स। इसकी वैल्यू फिर लगा देंगे तो 10/1000 यूनिट के हिसाब से इंटू 1000। ये कैंसिल होकर कितना हो गया? 10 न्यूटन। मतलब जहां कहीं पर भी यूनिट आपको दिखे ग्राम पर सेकेंड या फिर केजी पर सेकेंड, उस जगह आपका माइंड एक्टिव हो जाना चाहिए कि उस जगह में क्या लगाना है हमको? थ्रस्ट फोर्स। और थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? v इंटू डी एम बाई डी टी। तो लिखेंगे, पॉइंट बना के लिखेंगे, वेल mass of system, when mass of system changes with time, then due to
releasing mass, force exert on system known as thrust force. नीचे इस वक्त लिखा नहीं। Person fire 20 bullet per second with velocity 700 meter per second. 20 bullet per second with velocity 700 meter per second. 700 meter per second. If the mass of each bullet is 4 gram, mass of each bullet is 4 gram, then find force required by person to hold the gun properly. Then find the force required by person to hold the gun properly. बना दिए। मतलब कितना बुलेट निकल रहा है? 20 बुलेट। तो जो dm/dt की वैल्यू हो गई 20 बुलेट और एक बुलेट का मास 4 ग्राम। कितना ग्राम पर सेकेंड? इसे केजी में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 80/1000 केजी पर सेकेंड। कौन से वेलोसिटी से जा रहे हैं? तो 700 मीटर पर सेकेंड। तो जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स उसको होल्ड करने के लिए जरूरी है। तो हो जाएगा v dm/dt 700 इंटू 80/1000 56 न्यूटन। To hold a metallic disc of mass 8 kg in air, to hold metallic disc of mass 8 kg in air, the person fire n number of bullet per second on disc with velocity 500 meter per second. 500 meter per second. Mass of each bullet is 10 gram. Mass of each bullet is 10 gram. Mass of each bullet is 10 gram. If the bullet returns with same velocity, then find n number of bullet. ऐसा सवाल है, एक मेटालिक डिस्क है ऐसे हवा में, इसको होल्ड करने के लिए यहाँ से बुलेट छोड़ा जा रहा है। वैसे n नंबर ऑफ बुलेट है, ये गया विद वेलोसिटी v और उसी से रिटर्न आया। इसका मास दिया हुआ है कितना? 8 kg ना, 8 kg। ये एयर में इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, जिसके लिए आपको n की वैल्यू निकालनी। हर बुलेट का मास 10 ग्राम है,
जो वेलोसिटी से जा रहा है ये कितना है 500 मीटर पर सेकेंड। ट्राई करो तो जरा। यहाँ पर मान लो टाइम की ड्यूरेशन 1 सेकेंड मान लो, तो mv से गया मास, mv से वापस आया, तो चेंज इन मोमेंटम जो होगा 2mv हो जाएगा। m के जगह नंबर ऑफ बुलेट इंटू मास ऑफ वन बुलेट 10 ग्राम, 10/1000 इंटू वेलोसिटी 500, ये हो गया इंटू वेलोसिटी 500 बराबर कितना हो गया, तो 500 to 1000 कैंसिल हो गया 10n। इसलिए फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम 10n/1, ये होना चाहिए mg के बराबर, 80 के बराबर, n की जगह आया 80। ये थ्रस्ट का सवाल ही नहीं था, ये कल जो पढ़े थे इम्पल्स वेलोसिटी का सवाल है। एक और बना दो, लिखाते हुए नहीं, डेटा बस दे देता हूँ। डिस्क है, मास 10 kg है, इसको होल्ड करने के लिए बुलेट गया विद वेलोसिटी v, आया भी वेलोसिटी v से 400 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, n बुलेट जा रहा है, ईच बुलेट का मास 5 ग्राम है। n की वैल्यू निकाल दो। आया क्या? देखो फिर से 2mv फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम लगाना है, फोर्स की जगह mg 10 इंटू g की वैल्यू 10, 2mv/t, तो 10 इंटू 10 इक्वल टू 2, m की जगह नंबर ऑफ बुलेट इंटू मास ऑफ वन बुलेट 5 ग्राम, g की जगह 1 सेकेंड, ग्राम को कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, वेलोसिटी 400, उससे जो भी आ जाए 5 to 10 100 इक्वल टू 4n, n की वैल्यू 25। आया क्या? एक और बना लो, बस एकदम फाइनल है, इसके बाद नहीं बन रहा है तो फिर नहीं बनाऊंगा मैं।
बुलेट गया वापस आया विद वेलोसिटी 600 मीटर पर सेकेंड, यहीं से वापस आया। मास ऑफ ईच बुलेट 2 ग्राम है, एन नंबर ऑफ बुलेट ये 12 kg का है। Force equal to 2 mv by t, 12 kg into 10, number of bullet n into mass of bullet 2 gram by 1000, t की जगह 1, वेलोसिटी की जगह 600। यानी की वैल्यू 50 है क्या? कितने लोगों का आ गया? ठीक है, तो ये टाइप के सवाल क्लियर हो गए। अगला लिखेंगे कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन कांस्टेंट मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते, मतलब एक प्रकार ये कंडीशनल मोशन है, मतलब मोशन एकदम इंडिपेंडेंट नहीं है। जब किसी ऑब्जेक्ट का मोशन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट या दूसरे चीजों पे डिपेंड करता हो तो उस सिचुएशन को कहते हैं हम लोग कांस्टेंट मोशन। ऐसे सिचुएशंस को एकदम ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लीजिए इस सरफेस पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ, मैंने 2 kg का रखा, इसका नाम ए दे दिया। ये एक रॉड के सहारे दूसरे ऑब्जेक्ट जिसका कि नाम बी दे दिया मैंने, 3 kg का, उसके साथ कनेक्टेड है। अगर ए रेस्ट में है तो बी को भी रेस्ट में रहना पड़ेगा, और अगर ए मोशन में जाएगा तो बी को भी मोशन में जाना पड़ेगा। तो ऐसे मजबूरी में जो काम करना पड़ता है उसी को कहते हैं हम लोग कौन सा मोशन? कांस्टेंट मोशन। जैसे आप लोग मजबूरी में पढ़ रहे हो, पेरेंट्स नहीं बोलते तो पढ़ते भी नहीं, बराबर है। तो ये जो कंडीशन है उसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट पढ़ना, कांस्टेंट मोशन। मतलब जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कारण से मोशन में आ जाए या मोशन में रहना पड़े तो उस मोशन को कहते हैं कांस्टेंट मोशन। अब मान लीजिए इसको मैंने वेलोसिटी दिया 5 मीटर पर सेकेंड का, इसका मतलब ये हुआ कि सभी पॉइंट की वेलोसिटी उस डायरेक्शन में कितना रहेगा? 5 मीटर पर सेकेंड। अभी हम रोलिंग वोलिंग कंसीडर नहीं कर रहे, मतलब सिंपल ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर रहे हैं। तो जो ये रॉड है, रॉड में 3 पॉइंट है, एक ये वाला, एक बीच वाला और एक ये वाला, बराबर है ना? कितने पॉइंट है? 3 या 5? 3 या 5? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पॉइंट है। तो अब आप समझो कि ये 2 पॉइंट एग्जाम्पल के रूप में पकड़ लिए। इसकी वेलोसिटी अगर 5 की है और इसकी मान लो 4 की हो जाए, तो ये ठीक वैसा ही केस हुआ जैसे ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और ये पीछे से 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो अभी इसके बीच का डिस्टेंस मान लो 10 मीटर है। 1 सेकेंड बाद ये 5 आगे चला जाएगा, ये 4 आगे चला जाएगा, तो इसके बीच का डिस्टेंस जो 1 सेकेंड बाद होगा वो कितना हो जाएगा बताओ? 11 मीटर हो जाएगा, होगा ना? पहले 10 था, 1 मीटर और बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बताओ? बढ़ेगा ना?
ये 4 से आ रहा है, ये 5 से आ रहा है, तो 1 सेकंड में आगे 4 गया और ये 1 सेकंड में आगे 5 गया, तो 1 ज्यादा चला गया ना, तो बीच का सेपरेशन क्या हुआ, बढ़ गया। तो ठीक वैसे ही अगर ये 2 पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग हो जाए तो बीच का सेपरेशन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे। मान लो ये सामने वाले का पॉइंट कम, स्पीड कम रहे और पीछे वाले की स्पीड ज्यादा रहे, तो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। दोनों सिचुएशंस में बोलेंगे डिस्टेंस इसके बीच का क्या हो गया, बदल गया। तो अगर डिस्टेंस इसके बीच का बदल जाएगा तो ये तभी पॉसिबल है जब ये ऑब्जेक्ट रिजिड ना हो, मतलब ऑब्जेक्ट फ्लेक्सिबल हो, रॉड की जगह स्ट्रिंग रहता, ठीक है, जो लूज हो सकते थे। तो ऐसे सिचुएशन में पॉसिबल है कि डिस्टेंस दोनों के बीच का चेंज हो जाए। लेकिन अगर कोई रिजिड ऑब्जेक्ट है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस बदलेगा नहीं, या फिर स्ट्रिंग भी है तो अगर वो टाइट है तो रिजिड ही मानेंगे उसे, उस कंडीशंस में भी उसके बीच का डिस्टेंस बदलेगा नहीं। और जब 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नहीं बदलेगा तो ये सिर्फ तब नहीं बदलेगा जब दोनों का वेलोसिटी क्या रहे, सेम रहे। तो जिस पॉइंट जो वेलोसिटी से ये जा रहा है उसी से इसको जाना पड़ेगा, उसी से इसको जाना पड़ेगा, उसी से इसको जाना पड़ेगा, सेम से ये भी चलेगा तो सेम से ये ऑब्जेक्ट भी जाएगा और इसको भी कौन सी स्पीड से जाना पड़ेगा, 5 मीटर पर सेकंड से, ताकि उसके बीच का सेपरेशन क्या रहे, मेंटेन रहे, जितना है उतना ही रहे, ना कम हो ना ही ज्यादा हो। इसी प्रकार के मोशन को कहते हैं हम लोग क्या, कांस्टेंट मोशन। आपको इसके सवाल को सॉल्व करने के लिए ध्यान रखना है वेलोसिटी या एक्सेलरेशन अलोंग रॉड या स्ट्रिंग, जो भी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन है उसे इक्वल करना है। सीधा सीधा कहानी यही है कि अलोंग रॉड या स्ट्रिंग, अब अलोंग रॉड कहने का मतलब रॉड ऐसा है तो ऐसा, रॉड ऐसा है तो ऐसा, रॉड ऐसा है तो ऐसा, जैसा डायरेक्शन में रॉड दिख जाए रॉड के अलोंग जो वेलोसिटी होने वाली है उस वेलोसिटी को इक्वल करना है, बस सीधा सीधा कहानी इतना ही है। एक्सेलरेशन के केस में एक्सेलरेशन को इक्वल कर देने। तो जो कॉन्सेप्ट अपन को ध्यान रखना है क्वेश्चंस बनाने के लिए वो क्या रखना है कि अलोंग रॉड या स्ट्रिंग, कई सवाल में स्ट्रिंग रहेगा, कई सवाल में रॉड रहेगा, वेलोसिटी ऑफ ऑल पॉइंट, वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन ऑफ ऑल पॉइंट मस्ट बी सेम। जो भी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन अलोंग रॉड या अलोंग स्ट्रिंग है उसको इक्वल रहना चाहिए, हमेशा सेम रहेगा। अगर नहीं है तो कर दो, उससे आपका अननोन वैल्यू आ जाएगा। यही हमारा इस टॉपिक का मेन बात है, गूढ़ रहस्य, जिससे कि हमको सवाल बनेगा। जब कभी गिवन वेलोसिटी जो डेटा हमको पता हो या जो डेटा हमको निकालना हो वो अलोंग रॉड या अलोंग स्ट्रिंग नहीं है तो उसे रिजॉल्व करना पड़ेगा। मतलब ध्यान रखना है ऐसा, कैसे ध्यान रखना है इस बात को पहले एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये वॉल है, ये सरफेस है, यहां पर एक लेडर लगा दिया मैंने, या रॉड है ये सरफेस नीचे जो कनेक्टेड उस पॉइंट को ए बता दिया, यहां जो कनेक्टेड उस पॉइंट को बी बता दिया। बताया गया कि ये जो ए पॉइंट है इस सरफेस के अलोंग इधर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो आप बताओ कि अगर ये पॉइंट इधर की तरफ जाएगा तो ये पॉइंट किधर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। बोला वही नीचे की तरफ कौन से स्पीड से आ रहा है ये बताओ। तो कौन से स्पीड से आ रहा है ये बताओ, कब बताओ, जब ये एंगल 30 डिग्री है एग्जांपल के रूप में, उस इंस्टेंट पे बताओ। क्योंकि जैसे जैसे ये आगे जाएगा ये नीचे आएगा वैसे ये एंगल भी तो बदलेगा, तो हर इंस्टेंट पे इसके बीच का रिलेशन अलग अलग हो जाएगा। तो उस इंस्टेंट पे आपको डेटा बताना है जिस वक्त ये एंगल कितना डिग्री हो, 30 डिग्री हो। तब ध्यान दो कि ये वाला वेलोसिटी क्या है, लॉन्ग रॉड है, ये वाला वेलोसिटी क्या रॉड के अलोंग है, रॉड कौन सा डायरेक्शन में है, अलोंग रॉड कहने का मतलब ये वाला डायरेक्शन, ये अलोंग रॉड का डायरेक्शन, बराबर। इस लाइन के अलावा बाकी सब डायरेक्शन अलोंग रॉड नहीं है। तो इसमें जो डेटा हमको गिवन है या जो डेटा हमको निकालना है, दोनों में से कोई भी डेटा अलोंग रॉड नहीं है। तो जब कभी सवाल ऐसा आएगा, बहुत बार ऐसे आएंगे जिसमें से जो निकालना है और जो गिवन है दोनों अलोंग रॉड या अलोंग स्ट्रिंग है ही नहीं। और कई बार ऐसे भी सवाल आएंगे जिसमें जो निकालना है वो अलोंग रॉड दिया हुआ है, या फिर जो निकलने वाला जो गिवन है वो अलोंग रॉड दिया हुआ है। तो हो सकता है दोनों अलोंग रॉड या अलोंग स्ट्रिंग नहीं रहे, या दोनों में से दोनों अलोंग रॉड या अलोंग स्ट्रिंग रहे, या दोनों में से एक अलोंग रॉड अलोंग स्ट्रिंग रहे और एक अलोंग रॉड अलोंग स्ट्रिंग नहीं रहे। इस वाले केस में दोनों के दोनों अलोंग रॉड या अलोंग स्ट्रिंग नहीं है। तो ऐसे सिचुएशंस में बिना कुछ सोचे समझे सिंपल दिमाग लगाना है, जो भी डेटा है चाहे नोन या अननोन, मालूम हो या नहीं मालूम हो, जिसे निकालना हो या फिर जो दिया हो,
गिवन हो या रिक्वायर्ड जो भी हो, अगर वो एलोंग रॉड नहीं तो सबसे पहला काम है उसे रिजॉल्व कर लेना एलोंग रॉड। तो एलोंग रॉड कैसे रिजॉल्व करेंगे? ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? v cos 60। और जैसे ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? तो 10 का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 10 cos 30। और इसके ऊपर परपेंडिकुलर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला इधर और ये वाला इधर, उसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं, लिखने की भी जरूरत नहीं, इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं, उसका कोई रोल यहाँ है ही नहीं। इसलिए परपेंडिकुलर वाला नहीं भी लिखोगे चलता है, बस एलोंग रॉड वाला कंपोनेंट, एलोंग स्ट्रिंग वाला कंपोनेंट आपको लिखना है। और जैसे ही आपने लिख दिए उसे क्या कर दो? इक्वल। तो यही बात मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूं कि जो भी गिवन डेटा हो या रिक्वायर्ड हो, गिवन और रिक्वायर्ड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, जो भी सवाल वेलोसिटी के टर्म में है या एक्सेलरेशन के टर्म में, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट लगेंगे। इफ नॉट along rod, then first resolve it along rod, then equate। यही है कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस बनाने का। अगर नहीं है तो पहले रॉड या स्प्रिंग के लोग क्या करें? रिजॉल्व करें और फिर उसे इक्वेट कर दें, जैसे यहां पर करेंगे। v cos 60 इक्वल टू 10 cos 30। cos cos 60 की वैल्यू और cos 30 की वैल्यू ये कैंसिल हो गया, तो v की वैल्यू कितनी हो गई? 10√3 मीटर पर सेकंड। जमा क्या बात है? एक दो एग्जांपल्स में और ले लेता हूं। देखो, जैसे ऐसा लैडर है, मैंने बता दिया कि ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और ये वाला एंगल 37 डिग्री। तो बताइए ये वेलोसिटी कितनी होगी? तो पहले तो वो वेलोसिटी 37 डिग्री, ये एंगल 37 है, तो ये एंगल कितना होगा? 53। तो इसे रिजॉल्व करना पड़ेगा अलोंग रॉड। तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा बताओ? 5 cos 37। और ये वाला कंपोनेंट कितना लिखेंगे? 5 cos 53। दोनों को क्या करना है? इक्वेट। तो v cos 53 की वैल्यू 5 cos 37 के बराबर करना है। cos 53 की वैल्यू 3/5, ये 4/5, यहाँ से 5 कैंसल, तो v इक्वल टू 20/3 मीटर पर सेकेंड। जम गया बातें? इसी तरीके से दूसरा सवाल एक और लेते हैं। जैसे मान लो ये पुली है, पुली के साथ इस सरफेस पे ऐसे एक बॉल यहाँ है जिसका नाम A है, जिसको स्ट्रिंग के सहारे यहाँ खींचा जा रहा है नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो ये आगे जाएगा, कौन सी रफ्तार से जाएगा वही बताना, जब ये एंगल 60 डिग्री था। तो बताओ क्या करेंगे? जो गिवन डेटा है क्या वो एलोंग स्ट्रिंग है? और जो निकालना है वो एलोंग स्ट्रिंग है? जो निकालना है वो एलोंग स्ट्रिंग है क्या? नहीं। और जो गिवन डेटा वो एलोंग स्ट्रिंग है क्या? हाँ, देखो यहाँ तो स्ट्रिंग का डायरेक्शन यही है ना, ये है स्ट्रिंग। तो इसका कोई भी पॉइंट पकड़ लो, इसी के तो एलोंग है ना ये डेटा। तो जो गिवन है वो है, जो रिक्वायर्ड है वो नहीं। तो किसको रिजॉल्व करेंगे? दोनों को कि इसको? इस वाले को। इसका ये कंपोनेंट कितना होगा बताओ? v cos 60। इसको किसके इक्वल कर देना? 10 के। सिंपल v cos 60 की वैल्यू 10 कर देंगे। cos 60 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 10। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 20 मीटर पर सेकंड। जम गया क्या बातें? ठीक है। अब दिमाग में पहले ये लाइन बैठाओ। मैंने क्या बोला कि एलोंग रॉड या स्ट्रिंग वेलोसिटी या एक्सेलरेशन ऑफ ऑल पॉइंट क्या रहेगा? एक बार आप बोलो तो ये लाइन, एलोंग रॉड और स्ट्रिंग वेलोसिटी ऑफ ऑल पॉइंट सेम रहेगा। फिर से बोलो, नहीं सुनाई दिया मुझे। जो लोग शर्मा रहे हो वो कब के लिए बचा रहे हो एनर्जी? जिस दिन नीट खराब होगा उस दिन रोने के लिए। फिर से बोलो। ठीक। अब ये वाला मैंने बोला ये वाला काम की बात है, वैसे तो दोनों काम की बातें हैं, पर ये ज्यादा काम की बातें हैं। इसी में सवाल बन जाता है, इसी लाइन में सवाल बन जाता है। ये लाइन क्या बोल रहा है? ये लाइन ये बोल रहा है
कि अगर कोई वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, चाहे वो गिवन डेटा हो या फिर रिक्वायर्ड डेटा हो, जो नोन और अननोन दोनों प्रकार की चीजें हो सकती है, तो जो भी डेटा हो, दिया हुआ डेटा हो या फिर निकालने वाला डेटा हो, जो भी डेटा हो, उस डेटा को क्या करना है आपको, अलोंग रॉड या अलोंग स्ट्रिंग क्या कर देना है, रिजॉल्व। पहले आप ये देख लो कि है कि नहीं उस डायरेक्शन में। अगर वो पहले से है तब रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं है तो आप क्या करो, रिजॉल्व करो। रिजॉल्व करके दिन इक्वेट कर दीजिए। जो कंपोनेंट अलोंग रॉड या अलोंग स्ट्रिंग उसी को इक्वल करना है, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो वो आप लिखने की भी जरूरत नहीं है। समझा बातें? तो इस लाइन को बोलो तो जो भी बोले ठीक है, लिखो। ये वाले को हटाओ। क्वेश्चंस आपके लिए बनाओ।
लोग निकालेंगे, पड़ोसी के कॉपी से नहीं बनाएंगे। देखो यहाँ पर बात करेंगे तो इसको रिजॉल्व करिए। 30 है 60, v cos 60 इक्वल टू 5 cos 30। इससे जो डेटा है यहाँ पर इसको रिजॉल्व करेंगे। 10 cos 37 इक्वल टू v cos 30, जो भी डेटा आ जाएगी। यहाँ पर 5 को रिजॉल्व करेंगे तो 5 cos 53 की वैल्यू v के बराबर। इस जगह तो कुछ रिजॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, 10 इक्वल टू v है। इस जगह रिजॉल्व करेंगे तो 20 का कंपोनेंट 20 cos 60 इसको v के बराबर करना है। इस केस में देखेंगे तो v अननोन है, u नोन है। वैसे से कोई लेना नहीं, बस इस बात को समझना है कि अलोंग द स्ट्रिंग जो है उसे नहीं रिजॉल्व करना है। तो u अलोंग द स्ट्रिंग है कि नहीं है, और v नहीं है, तो v को रिजॉल्व करेंगे। तो v का ये कंपोनेंट v cos थीटा को इक्वल टू कर देंगे u के बराबर। तो v की वैल्यू u बाय cos थीटा। यहाँ पर लोग अक्सर गलती करते हैं, इसको u मानते हैं, इसको भी u मानते हैं, जो कि मानने में कोई दिक्कत नहीं है, पर u को रिजॉल्व कर देना गलत है। लोग करते हैं u cos थीटा प्लस u cos थीटा की वैल्यू v, ये लिखना गलत है, क्योंकि इसका मतलब हमने रिजॉल्व कर दिया अलोंग द स्ट्रिंग, नहीं स्ट्रिंग को छोड़ के किसी और डायरेक्शन में। हमको हमेशा ही स्ट्रिंग के अलोंग रिजॉल्व करना है, जो स्ट्रिंग के अलोंग है उसे रिजॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पर u जो है स्ट्रिंग के अलोंग है, इसे रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसे रिजॉल्व नहीं करना है, नॉट रिजॉल्व, इसे रिजॉल्व करने की जरूरत है। ये वाले सवाल में ये गिवन है। तो 10 का cos 30 इक्वल टू u, बस यहाँ से cos 30 की वैल्यू √3/2, तो u हो गया 5√3। ये 5 मीटर पर सेकंड से आया, इसकी स्पीड बतानी। कितना है? 5 ही है, क्योंकि वही डेटा है, बस डायरेक्शन ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ। अब एक सवाल देता हूँ, थोड़ा आप लोग दिमाग देखते हैं, पहले से अगर कुछ याद होगी तो बना पाएंगे। एक पुली है, इसके दोनों तरफ दो ऑब्जेक्ट लटक रहा है, ये A ये B। ये ऑब्जेक्ट जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो इस A की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, ये बताएं।
ट्राई करो जरा सा। देखो आंसर तो 20 ही है, 20 है, 10, 15 और ये 20। पसंद नहीं आया लगता है। मैं बताता हूँ, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। एक्चुअली में इसमें गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो पुली है वो मूव कर रहा है, तो जब पुली मूव करने वाला सिचुएशन आ जाए तो थोड़ा सा चीजें बदल जाती है, फिर डिफरेंशिएट करना पड़ता है। या तो डिफरेंशिएट करें या फिर सिंपल कॉन्सेप्ट होता है जो अपन नीट वालों को तो सिंपल ही आएगा, उसे बोलते हैं पॉइंट मेथड। तो जहां जहां स्ट्रिंग का एंड पॉइंट दिख रहा है पुली के पास या ऑब्जेक्ट के पास, उसे पॉइंट मान लो। जैसे इस पॉइंट को मान लेते हैं, ध्यान देना सर। यहाँ पर भी एक पॉइंट मान लेता हूँ, इधर भी पुली के पास भी ये पॉइंट मान लेता हूँ, इधर भी मान लेता हूँ। तो ये पॉइंट मान लो पुली का ही हिस्सा है, ये पॉइंट भी मान लो पुली का हिस्सा है, ये पॉइंट बी का हिस्सा, ये पॉइंट ए का हिस्सा है। अभी वेलोसिटी ऑफ ए निकालना था हमको, इस v की वैल्यू निकालनी थी मुझे, और डायग्राम में तो खैर ऊपर की तरफ एरो दिया हुआ था, पर मुझे मालूम नहीं अगर मान लीजिए कि एरो ऊपर है कि नीचे, हो ए ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, तो हम अपने मन से किधर भी मान सकते हैं। जिधर मानेंगे अगर माइनस आया इसका मतलब उसका उल्टा जा रहा है, और प्लस आया मतलब उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैंने माना यहाँ पर कि ए जो है नीचे जा रहा है, ऐसा मैंने मान लिया कि ये v रफ्तार से नीचे की तरफ जा रहा है। अब क्या करना है, अब ये पूरी स्ट्रिंग पे जो पॉइंट हमने माने, पॉइंट कहाँ मानना, ऑब्जेक्ट के पास और पुली के पास। कहाँ मानना है, ऑब्जेक्ट के पास और पुली के पास। जो जिस पॉइंट को भी आप पकड़ो, देखो कि बाकी सब पॉइंट रेस्ट में है, वही पॉइंट जा रहा है, ऐसा सोचना है। ठीक है, बाकी सब जगह वही पॉइंट। और अगर ऐसा हो तो लेंथ बढ़ने वाला है कि कम होने वाला है स्ट्रिंग की। अगर बढ़ेगा तो प्लस में आंसर लिखना, और गलत होगा मतलब कम होगा तो माइनस में। तो ऐसा मान लेते हैं ये स्ट्रिंग में ये पॉइंट फिक्स है, ये पॉइंट मूव कर रहा है नीचे की तरफ, तो बताओ ये डिस्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। इसे लिखता हूँ प्लस v। ठीक है, अब ये पॉइंट का काम हो गया, इस पॉइंट के बारे में सोचते हैं। अब बाकी सबको रेस्ट में मान लिया, ये पॉइंट ऊपर गया कौन सी रफ्तार से, क्योंकि ये पुली का हिस्सा है, तो पुली 15 से जा रहा है, तो ये पॉइंट भी 15 से जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बताओ ये लेंथ बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। तो प्लस 15। फिर ये वाला पॉइंट को पकड़ो, ये वाला पॉइंट भी ऊपर जाएगा, तो ये लेंथ, तो प्लस, फिर ये पॉइंट को पकड़ो, ये ऊपर जा रहा है, उससे लेंथ, तो माइनस, फिर समझा रहा हूँ। इसे बोलते हैं कौन सा मेथड? पॉइंट मेथड। इससे हम लोग सवाल बहुत आसानी से बना लेंगे, बहुत चिल्लर काम होता है। फॉर्मूला भी आता है, पर फॉर्मूला में कई बार आप प्लस माइनस में कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ये वाला मैं बात बता रहा हूँ। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट से जहाँ कनेक्टेड है उस पॉइंट को एक पॉइंट मान लो, स्ट्रिंग पुली से जहाँ कनेक्टेड है उस पॉइंट को पॉइंट मान लो। जिस पॉइंट के जाने से स्ट्रिंग की लंबाई बढ़ रही होगी उसे प्लस में लिखना, जिस पॉइंट के जाने से स्ट्रिंग की लंबाई कम हो रही होगी उसे माइनस में लिखना। तो अब हमने यहाँ पर लिख दिए, तो देखो 15 प्लस 15 20 30 माइनस 10 तो प्लस 20 की वैल्यू, v की वैल्यू, इसका मतलब ये जो हमने माने हैं ऐसा नहीं है, ये जा रहा है ऊपर कौन से स्पीड से, तो देखो मैंने बता रहा था ना 10, 15 और 20 बराबर। एक और सवाल पर इसको बनाने के एक और तरीके, देखो ये वेलोसिटी ऑफ b है, ये वेलोसिटी ऑफ a है, तो वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a प्लस वेलोसिटी ऑफ b बाई 2 भी कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला शायद कभी आपने देखे हो, इससे भी आप सवाल को बना सकते हैं। अब वेलोसिटी ऑफ a हमको निकालना है, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ पुली ऊपर वाले डायरेक्शन को प्लस मान लेते हैं, तो नीचे वाले डायरेक्शन को माइनस। तो वेलोसिटी ऑफ पुली 15, वेलोसिटी ऑफ a अभी नीचे की तरफ माना, तो मैंने क्या मानूंगा माइनस v, वेलोसिटी ऑफ b प्लस 10 बाय 2।
हुआ दूसरा तरीका और करें। एक और सवाल बनाता हूँ, लिखना मत अभी, रुक जाओ, दिमाग में अच्छे से आना चाहिए तब जा करके बनाएंगे। 6 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से ऊपर जा रहा है, यहाँ ये है जो नीचे की तरफ जा रहे हैं। 5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से यहाँ बी है, इसकी वेलोसिटी निकालना है। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पर ये पुली इक्वल टू वी ए प्लस वी बी बाय 2। तो बताओ पुली ऊपर जा रहा है कि नीचे, तो क्या लिखूंगा +6। ये पॉइंट ए है, ए किधर जा रहा है, क्या लिखूंगा माइनस। अच्छा बी का हमको पता नहीं तो अपने मन से मान लो, क्या मान लो, ऊपर या नीचे जो भी मानो चलता है। जो मान लो डेटा अगर प्लस में है मतलब वो आपने जो माने हैं वो सही है, और डेटा अगर माइनस में है तो आपने जो माने हैं वो गलत है। ठीक है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू लेकिन सेम ही रहेगी। तो क्या मानूं बताओ, ऊपर या नीचे, नीचे ही मान लेता हूँ ना। ठीक है, तो माइनस बी बाय 2, तो 2 6 जा 12 इक्वल टू -5 माइनस 17 इक्वल टू बी की वैल्यू -17। इसका मतलब क्या हुआ, ये नीचे नहीं जा रहा है, ये किधर जा रहा है ऊपर। कौन सा रफ्तार से, 17 मीटर पर सेकंड। अगर आपको पॉइंट मेथड लगाना है तो उससे देखो, ये वाला पॉइंट पकड़ लेते हैं, ये वाला पॉइंट पकड़ लेते हैं, इस पॉइंट को पकड़ लेते हैं, इस पॉइंट को पकड़ लेते हैं। ये नीचे जा रहा था, क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना, लिखने का चीजें समझना। नीचे जा रहा था, क्या लिखूं, माइनस की प्लस +5 बढ़ रहा है ना। ये ऊपर जा रहा था प्लस की माइनस, ये ऊपर जा रहा था प्लस की माइनस, ये मैंने क्या माना था, नीचे जाने का ऊपर जाने का, नीचे जाने को माना था। इसका मतलब प्लस बी इक्वल टू समझा बात है। हाँ, कितने लोगों को समझा बताओ। एक और बनाता हूँ मैं आपके सामने एग्जाम्पल्स। ये पुली है, ऊपर की तरफ जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ ए है, इसका पता नहीं, ये बी है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से। इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये निकालना है। तो पहले पॉइंट मेथड लगाता हूँ, मान लेता हूँ कि ये ऊपर जा रहा है, मान लो ऊपर जा रहा है। तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट आना आपको दोनों चाहिए, इसलिए ध्यान देना। इसके ऊपर जाने से माइनस की प्लस, इसके ऊपर जाने से माइनस या प्लस, इसके ऊपर जाने से माइनस या प्लस, इसके नीचे जाने से माइनस या प्लस। 20 इक्वल टू v की वैल्यू 36 मीटर। तो जो डायरेक्शन माने वो भी सही है और वैल्यू भी सही है। जमा के बाद कितने लोगों का जमा बताओ। अब देखो फॉर्मूला लगाते हैं, वेलोसिटी ऑफ p इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a प्लस वेलोसिटी ऑफ b बाय 2। तो ऊपर जा रहा है तो +8 इक्वल टू a भी ऊपर जा रहा है तो b प्लस में, b नीचे जा रहा है तो -20 बाय 8 2 जा इक्वल टू b माइनस 20। बताओ b इक्वल टू 36। समझ में आया क्या? आप मेरे ख्याल से जम गया होगा ना बातें, आ गया दिमाग में। अभी अगला सवाल कभी आएगा तो बना पाओगे आप कि भूल जाओगे?